नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, एमपीजी के एमसीक्यू की एक निःशुल्क सीरीज चला रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, आज हमारा पहला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन। एक ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो देखिए, मोस्टली लोग जो है सोयाबीन को समझते हैं, और ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल सोयाबीन ना होते हुए क्या है, गेहूं है। हाँ, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं। दूसरे स्थान पर आती है चावल। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख फसल में चावल का दूसरा स्थान है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक खास किस्म होती है गेहूं की, शरबती। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंटरनेशनल स्तर का एक ब्रांड है। ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गेहूं की एक प्रमुख फसल शरबती किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो है सीहोर। यहां से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आता है राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन सा शहर उभरा है। तो देखिए, इसमें कोई खास कोरिलेटेड क्वेश्चन तो बनते नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर आता है इंदौर। ये जो है लगभग 6 बार इसे देश का सर्वश्रेष्ठ साफ शहर घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम ही याद करना है। इंदौर एक ऐसा भी शहर है जो वाटर सरप्लस शहर है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वाटर सरप्लस सिटी, तो वो भी इंदौर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना। मैंने आपको एक एक चीज उसमें एक्सप्लेन करी है। जिस तरह का ये प्रश्न है पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हर पॉइंट वहां मैंने कवर करा है। अब देखिए, पहला पॉइंट दिया, इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सत्य बात है। हमारे राजकीय चिन्ह के सेंटर में मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते दोनों लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है, इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित है। तो गेहूं की बाली है, पर यहां सोयाबीन नहीं, यहां पर चावल की बाली अंकित है। चावल की बाली जो है लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में गेहूं की बाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट रॉन्ग है। अगला आता है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो ये भी कथन सत्य है। तो 1 और 3 इस प्रश्न के अनुसार राइट है। तो आंसर होगा आपका C 1 और 3। आप एमपी इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना, मैंने हर चीज को कवर करा है जिस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आता है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। तो देखिए, वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, सागर, विदिशा, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल एंड सो ऑन। तो ये सभी जिलों से गुजरती है 14। या तो आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं। और मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। साथ ही साथ मालवा के पठार को भी कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन जिलों से गुजरती है। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दिए हैं। तो जैसा बताया, कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और जिलों के सभी नाम याद करने ही पड़ेंगे। तो रतलाम बिल्कुल राइट है, रतलाम जिले से कर्क रेखा गुजरती है। फिर दूसरा राजगढ़, राजगढ़ से भी बिल्कुल गुजरती है। सीहोर, सीहोर से भी बिल्कुल गुजरती है। दमोह, दमोह से भी बिल्कुल गुजरती है। सागर बिल्कुल गुजरती है। एंड उमरिया, तो ये भी सत्य है। तो सभी 6 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश के गुजरती है। इसको करने का बस एक ही तरीका है कि आपको 14 जिलों के नाम याद करने पड़ेंगे।
कुछ खास चीज नहीं है, आराम से याद हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए मानक समय रेखा की बात करी गई है, तो देखिए मध्य प्रदेश के ये एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। ये मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तम जिला भी है, एमपी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। और मानक समय रेखा का मान है 82.5 डिग्री। ये भारत की मानक समय रेखा है जो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो इतना ही क्वेश्चन बनता है एमपी इंट्रोडक्शन में, आप देखना हमारे वीडियो में सब जानकारी दी है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वैसे तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आती है धूपगढ़। ये 1350 मीटर ऊंची है, ध्यान रखिएगा। धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, महादेव पर्वत श्रेणी, ये ध्यान रखिएगा, महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब यदि हम बात करें अमरकंटक, तो ये देखिए अमरकंटक जो है सतपुड़ा मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत की। सद्भावना जो है वो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, सद्भावना जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, अमरकंटक, सतपुड़ा मेकाल की। सिगार जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सभी चोटियां। तो अभी फिलहाल तो आपका प्रश्न का उत्तर है धूपगढ़ 1350 मीटर, महादेव पर्वत नर्मदापुरम जिला पचमढ़ी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। अब देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे जब भी अच्छे से बन सकता है जब आपका बेसिक का इंट्रोडक्शन का पार्ट काफी मजबूत हो। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूं, देखिए मानक समय रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है और ये मानक समय रेखा आती है 82.5 डिग्री पर। अब सीधी बात है, ये हो गया सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तम जिला जो मध्य प्रदेश का एकदम पूर्व में स्थित है। अलीराजपुर एकदम पश्चिम में है, पश्चिमतम जिला है। तो जैसा आप जानते भी होंगे इन दोनों के बीच में 34 मिनट का अंतर होता है। इसका कहने का मतलब क्या कि सिंगरौली में 34 मिनट पहले सूर्योदय होगा और अलीराजपुर में 34 मिनट बाद, सिंगरौली के 34 मिनट बाद। ये ध्यान रखिएगा दोनों में इतना अंतर होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के ऊपर अपने को यदि दिमाग में अच्छे से क्लियर है तो हम इन ऑप्शंस के आधार पर टिक कर सकते हैं। पहला बोल रहा है सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, तो ध्यान रखिए 1 घंटे की कोई बात नहीं है। 34 मिनट का मतलब हुआ लगभग आधा घंटा, ये लगभग में आंसर है। तो इस तरह से ये आंसर रॉन्ग होगा, 1 घंटे का अंतर नहीं होता है, आधे घंटे का होता है। अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, तो अलीराजपुर में पहले नहीं बाद में होगा सिंगरौली के, ये भी रॉन्ग है। अब बोल रहा है सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, तो बिल्कुल सत्य है, सिंगरौली में आधा घंटे पहले सूर्योदय हो चुका होगा। चौथा ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं, अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, तो ये रॉन्ग है, आधा घंटे पहले नहीं आधा घंटे बाद होगा अलीराजपुर में। तो ध्यान रखिएगा ये इस तरह का कंसेप्ट जब भी क्लियर होता है जब इंट्रोडक्शन प्रॉपर हो, अदरवाइज इसमें से ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वैसे सामान्यतः हम जानते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में तो महाराष्ट्र स्थित है। अब ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अब पहला ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, दक्षिण में नहीं। और उड़ीसा जरूर दक्षिण में आता है लेकिन काफी दूर है। चूंकि ये ऑप्शन में छत्तीसगढ़ रॉन्ग है इसलिए पूरा ही गलत हो गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश के पूर्व में और उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में नहीं, तो ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में, ये भी रॉन्ग। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के दक्षिण में। आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं, वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश
मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, लेकिन हाँ दक्षिण दिशा में ही स्थित है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। तो आगे चलते हैं, डी को भी चेक करते हैं, मोस्ट सुटेबल लगाना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि फिक्स आंसर है, चारों में जो बेस्ट आंसर है वो देना है। अब आता है छत्तीसगढ़, तो देखिए छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल रॉन्ग है, हम जानते हैं पूर्व में। अब देखिए उड़ीसा, ए और डी ऑप्शन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ के कारण ये दोनों ऑप्शन कैंसल हो जाते हैं। झारखंड भी हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में आता है, पर लगभग ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, झारखंड मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूरी तरह से नहीं है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इस कंडीशन के अनुसार होगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हुआ सी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के कौन से जिले दो राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन में अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे सब कंसेप्ट पर है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन से जिले हैं, या सूर्योदय के समय वाला जो भी हमने हाल ही में देखा। तो हम देखते हैं वैसे मध्य प्रदेश में मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर, आपका बालाघाट, ये सारे जिले जो एक साथ दो दो राज्यों को छूते हैं। आप हमारा एमपी इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना, वहां फुल डिटेल में बताया है सभी कुछ आपको मैप के द्वारा। तो चेक करते आता शिवपुरी, तो बिल्कुल सही है। शिवपुरी राइट साइड से यूपी को, लेफ्ट साइड से राजस्थान को स्पर्श करता है, बिल्कुल सत्य है। रीवा, रीवा रॉन्ग है, रीवा सिर्फ यूपी को टच करता है, दो राज्यों को नहीं। बालाघाट बिल्कुल सत्य है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को टच करता है। अलीराजपुर बिल्कुल सत्य है, ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है। तो इस प्रकार आंसर होगा 1, 3 एंड 4, सिर्फ रीवा ही गलत है, तो आंसर हो गया यहाँ पर सी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए सीधा सीधा याद करने वाली बात है, वो आते हैं कैलाश चंद्र जोशी, इनका एक उपनाम भी है राजनीति का संत। तो ध्यान रखिएगा कैलाश चंद्र जोशी राजनीति के संत और मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ये ए पार्ट के हिस्से थे, इससे 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो वैसे आज की तारीख में ज्यादातर रियासतें छत्तीसगढ़ में जा चुकी है। अब एकमात्र रियासत मकड़ई जो है वो हरदा जिले में स्थित है। वर्तमान मध्य प्रदेश में सिर्फ मकड़ई जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी सब जो है ये कहा जा चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें तो इतना याद रखिएगा, ये वैसे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो देखिए मध्य प्रदेश का और भारत का राजकीय फल दोनों एक है, आम, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो बस इतना ही है, खास तौर से वैज्ञानिक नाम याद रखना, आप एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अब आता मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो देखिए ये भी सीधा सीधा याद करने वाली बात है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इतना भी यदि आपको याद हो तो आप मेज कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल ना बताते हुए सीधा सीधा देख लेते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ए वाला ही ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, याद कर लेना, इसकी कोई ट्रिक भी बनेगी नहीं, तो आप याद करें, उसी के आधार पर ये हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें तो सीधा सीधा याद ही करना है, कुछ इलाज नहीं। अगला, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले। तो देखिए अंतर्वर्ती जिलों से कहने का मतलब क्या, मध्य प्रदेश के वो सारे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ में संपर्क में नहीं है। तो इनकी कुल संख्या है 17, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले हैं 17। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल अपने 52 जिले हैं, जिसमें से 17 अंतर्वर्ती हैं। तो इस प्रकार से 35 क्या हो जाएंगे वो जिले
जो किसी ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये भी याद ही करना है। एमपी इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देखना हमारा, हमने सब डिटेल में बताया है। चलिए, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? कि मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो देखिए, मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को छूते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 10 जिले। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पूछे गए हैं, राजस्थान के नहीं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो गुजरात को मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 जिले छूते हैं। यूपी को 13 जिले छूते हैं, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को 7 जिले छूते हैं। महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें तो याद ही करने वाली बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकट है? अब देखिए, भारतीय मानक देशांतर जो है, यहां पर यदि आप जिलों की बात करें तो रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जिलों की बात करी जा रही है। तो हम जानते हैं मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से निकलती है। अभी हाल ही में हमने बात करी है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। तो सिंगरौली का हमको निकटतम जिला देखना पड़ेगा। तो देखिए, रीवा बिल्कुल है, सिंगरौली के पास में स्थित है। अब हम बात करें सागर, तो सागर थोड़ा दूर हो जाता है, ये मध्य प्रदेश के लगभग सेंटर में आ जाता है। उज्जैन तो काफी दूर है सिंगरौली या मानक समय रेखा से, ये तो पश्चिम की तरफ पहुंच जाता है। नर्मदापुरम ये दक्षिण की तरफ आ जाता है, काफी दूर है। तो यदि हम सिंगरौली मानक समय रेखा जहां स्थित है उसका सबसे करीबी वाला जिला देखें तो मैप के अनुसार क्या बनेगा आंसर यहाँ पे? रीवा। ये बाकी तीनों सिंगरौली से कहें काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर रीवा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैप पर बेस्ड होते हैं, आपको कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैप का दिमाग का कंसेप्ट आपके दिमाग में हो तो आप इसको कर सकते हैं कि बैतूल या उज्जैन, सागर कुछ भी जिला दे तो आपको उसकी लोकेशन याद आना चाहिए। तो यहां पर इस कंडीशन में मोस्ट सुटेबल आंसर है रीवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था? काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आया है। तो तिलवारा घाट, जबलपुर, याद भी रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी तिलवारा घाट, जबलपुर पर हुआ है। वैसे ध्यान रखिएगा, चाहे महात्मा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों का अस्थियों का विसर्जन भारत के कई अलग अलग पवित्र घाटों पर किया गया था। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र घाट है तिलवारा घाट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो वैसे तो याद रखिएगा, किरार घाटी विवाद जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी को लेकर काफी विवाद है। ये 7 किलोमीटर का क्षेत्र है, लगभग 7 वर्ग किलोमीटर का। ये आता है आपके अनूपपुर जिले में, पुष्पराजगढ़ तहसील में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एमसीक्यू बनते हैं कि किरार घाटी कहां स्थित है। तो अनूपपुर भी पूछा जा सकता है, पुष्पराजगढ़। अमरकंटक स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये वही स्थान है। तो ये पूरी बात याद रखिएगा, 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। ये दोनों में विवाद है कि किसमें होगा किरार घाटी। वैसे वर्तमान में इसको मध्य प्रदेश में गिना जा रहा है, तो बस ध्यान रखना इसमें किरार घाटी। चलिए आगे चलते हैं। अब बता, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखते हैं तो मलखंभ के बारे में क्या क्या सही जानकारी है। पहला, इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया, बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा, शरद जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी व्यंग के क्षेत्र में 1992-93 से पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मलखंभ में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रभास जोशी।
2013 से ही स्टार्ट किया गया है प्रभात जोशी पुरस्कार। तो आप ध्यान रखिएगा, शरद जोशी नहीं है ये, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत होगा। मलखंब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है, बिल्कुल सही है, मलखंब की शुरुआत उज्जैन से हुई है। तो इस प्रकार आंसर होगा 1 और 3। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा आता है, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहां खोला गया है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि ड्राइव इन सिनेमा क्या होता है। तो देखिए बहुत आसान शब्दों में हम बोले तो क्या, ओपन थिएटर। देखिए ऐसा है, एक बड़ी सी जमीन है, यहां पर मान लीजिए आप स्क्रीन लगी हुई है जैसे सिनेमा हॉल में होती है, और इसके सामने आप आपकी कार में बैठकर, की कुर्सी पर बैठकर एक ओपन वे में जो है फिल्म देख सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ड्राइव इन सिनेमा। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का पहला भोपाल में स्थित है। ये जो है छोटे तालाब के लगभग निकट ही है ये। इसका फायदा ये, आजकल गवर्नमेंट इसको इसलिए प्रमोट कर रही है कि इसमें जो है संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहता है। और ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला बनेगा इंदौर में। इंदौर में स्थापित ड्राइव इन सिनेमा खोले जाने की तैयारी की जा रही है। तो अभी भोपाल में तो वर्क वो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन थिएटर अपन ऐसा कहें, ड्राइव इन सिनेमा का मीनिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए जैसा आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 + 1 थी, यानी 231। अब सिर्फ बची है 230। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। 230 सीटें आज की समय में बची है। अब देखिए होता क्या, ये 104वां संविधान संशोधन का मामला क्या है, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को विधानसभा में समाप्त कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एक उनकी एक कमेटी एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करती थी, जो बिना चुनाव लड़े सीधे विधानसभा में जो है अपॉइंट होते थे। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के बाद एंग्लो इंडियन के आरक्षण को विधानसभा में समाप्त कर दिया गया है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और एंग्लो इंडियन क्या होता है, वो कोई भी पर्सन, इसके माता पिता में से कोई भी एक, चाहे मदर हो या फादर, इंडियन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, ब्रिटिशर। तो ध्यान रखिएगा, ये आरक्षण का किससे संबंधित है, एंग्लो इंडियन से, ये भी याद रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। और वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीटें 230। अब चूंकि ये चेंज हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें अंदर करंट का भी टच आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में 231 to 30 + 1 ही होगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात किस जिले के लिंगानुपात के समान है। तो देखिए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल समान है रीवा जिले के। तो रीवा जिले का लिंग अनुपात भी 931 है। एक पॉइंट और भी आता है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर के समान है, तो वो है देवास। यदि आप हमारे सारे बेसिक के और एमसीक्यू के वीडियो देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ तो याद ही करने वाली बात है, रीवा जिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश का तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग कितनी है। तो पहले तो पॉइंट याद रखना, 2018 में मध्य प्रदेश को एक नया नाम मिला है, तेंदुआ राज्य। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के काफी सारे उपनाम हैं, जनजातीय राज्य, कोहिनूर स्टेट, हीरा प्रदेश, सोयाबीन स्टेट, मध्य भारत, नदियों का मायका एंड सो ऑन, उसमें एक और नाम जुड़ गया है, तेंदुआ राज्य। तो देखिए मध्य प्रदेश में इनकी एग्जैक्ट संख्या है 3431, 3431। अब यह लगभग में ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सा मोस्ट सुटेबल है। तो वो होगा 3400। तो ध्यान रखिएगा 3431 तेंदुए हैं, लगभग 3400 के बराबर। अब देखिए हमारा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा तहसीलों की संख्या पूछी गई है।
तो देखिए अभी हाल ही में 4 नई तहसीलें बनाई गई है, 2 खंडवा में, एक टीकमगढ़ में, एक बुरहानपुर में। तो देखिए किन जिलों में बनाई गई है और उनके नाम क्या, उससे तो मतलब नहीं है, आपको जो असली मतलब है वो है संख्या से। तो ध्यान रखिएगा वो कितनी है, 428, 428। तो ये भी चूंकि करंट का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसका काफी महत्व बढ़ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप इसे। तो 428। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।